बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताना है वो है ऐसी कौन सी 5 टिप्स हैं जो अगर आपको पता हों तो आप गोट फार्मिंग में नामुमकिन है कि आप नाकाम हों। आजकल नौजवान जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं गोट फार्मिंग, वो अगर इस बात को जानते हैं, अगर वो लोग जो दूसरे जो गोट फार्मिंग स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन वो गोट फार्मिंग को छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि कामयाब नहीं हुई गोट फार्मिंग, तो अगर वो इन 5 टिप्स को फॉलो कर लें, ख़ास तौर पर वो जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो मिनिमम चांसेस हैं कि वो गोट फार्मिंग से नाकाम हों। तो मेन जो टिप्स हैं वो 5 हैं, बीच बीच में छोटी छोटी सी एडिशंस हैं, जो बातें हैं वो मैं आपको साथ साथ ऐड करता जाऊंगा। अब जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि आपको अब फार्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, ब्रीड कौन सी है, ब्रीड सिलेक्शन की। ठीक है, आप फार्म तो सिलेक्ट करना जा रहे हैं, ठीक है, आपने हर चीज़ सोच ली है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि जो अपने इलाके की ब्रीड है उसको छोड़ के कहीं दूसरी ब्रीड को देख लेते हैं और वो सिलेक्ट करके उसकी तरफ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी और पहली गलती ये होती है। ब्रीड हमेशा आपने वो सिलेक्ट करनी है जो आपके इलाके की है। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो अपने इलाके की जो आने वाली डिजीज़ हैं, जो इलाके का इन्वायरमेंट है, उनके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस डेवलप कर चुकी होती है वो ब्रीड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लिया, भक्कर, राजनपुर, कोटद्दू इन एरिया से हैं तो आप राजनपुरी ब्रीड सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इलाके की ब्रीड है यहाँ पे जो लोग फार्मिंग करते हैं और इसका रेट भी यहाँ सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में जो ब्रीड्स हैं सबसे ज़्यादा वज़न गेन करने वाली उनमें से भी एक ब्रीड यही है। उसके बाद अगर आप साहिवाल के इलाके से, मुल्तान के इलाके से और ओकाड़ा और यहाँ रहने वाले हैं तो आप बीतल और मक्खी चीनी ब्रीड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह अगर आप सिंध से हैं तो आप देसी सिंधी ब्रीड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बात करने का मकसद ये है कि आपने हमेशा ब्रीड वो सिलेक्ट करनी है जो आपके अपने इलाके की है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस और वो अपने इन्वायरमेंट के टेम्परेचर और बाकी चीज़ों के हवाले से वो अपने आप को एडजस्ट कर चुकी होती है, तो उसमें बीमारियों के आने के चांसेस मिनिमम होते हैं। उसके बाद आपने एक सिलेक्शन करते हुए ये अक्सर लोग गलती करते हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि वो गोश्त वाली ब्रीड पे काम करना चाह रहे हैं। उनका मकसद क्या है, पहले अपना मकसद फाइनल कर लें कि आपका मकसद क्या है, कि गोश्त वाली ब्रीड तैयार करना, ज़्यादा वज़न गेन करवाना, दूध वाली ब्रीड तैयार कराना, ठीक है, या आपने ईद के लिए बकरे तैयार करने हैं, आप प्योर ब्रीड तैयार करना चाह रहे हैं, आप जो शोज़ वगैरह के लिए हैं उनके लिए अपने जानवर तैयार करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अपने मकसद को फाइनल कर लें कि आप करना क्या चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप ब्रीड सेलेक्ट करें। इस तरह टैडी ब्रीड है जो ऑल ओवर द पाकिस्तान आप हर जगह पाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो टिप होगी वो है ब्रीड के बारे में जानना कि ब्रीड की सिलेक्शन क्या है। दूसरी बात जो है वो है हाउसिंग की। हाउसिंग के बारे में आजकल तो जो लोग हैं वो एलिवेटेड फ्लोरिंग पे चले गए हैं। एलिवेटेड फ्लोरिंग का मतलब ये है कि तकरीबन 8 से 10 फुट ज़मीन से ऊंचाई रखना, ठीक है। 8 से जो टेबल है, जो फ्लोर है, वो 8 से 10 फुट ऊंचा होना चाहिए, उससे आगे जो बड़ी छत है वो उसकी ऊपर होनी चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या है, जो जानवरों में बकरी सबसे नवाब किस्म का जानवर है। आपने देखा होगा कि अगर ज़मीन पे बकरियां वगैरह बैठी हुई हैं और एक दूसरी तरफ टेबल पड़ा हुआ है, तो बकरी हमेशा कोशिश करेगी कि वो टेबल पे जाके बैठे, ऊंची जगह पे जाके बैठे। तो बकरी ऊंची जगह पे बैठना पसंद करती है और जो भेड़ है वो नीचे बैठना पसंद करती है। बकरी हमेशा ऊपर पड़ी हुई चीज़ खाना पसंद करती है, लेकिन जो भेड़ है वो हमेशा नीचे से खाती है। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा एलिवेटेड फ्लोरिंग का है वो ये है कि जो जानवर की फीसिस हैं, जो इनकी मेंगने वगैरह हैं, उनसे अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम नीचे रखेंगे जानवरों को, तो जो अमोनिया गैस है वो जब ऊपर हवा के साथ ऊपर आएगी तो वो जानवरों के ही तकरीबन नाक के यहाँ तक बराबर यहाँ तक पहुँचेगी। तो इस तरह सांस के साथ वो अमोनिया गैस जानवर के अंदर जाएगी और इस तरह वो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ वगैरह पैदा कर सकती है। तो 6 से 8 या 8 से 10 फुट रखने का मकसद ये है कि जो अमोनिया गैस है वो ऊपर तक ना पहुँचे, जहाँ तक जानवर मौजूद है वहाँ तक अमोनिया गैस ना पहुँचे और इस तरह उसे जो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ वगैरह हैं वो ना हो। तो दूसरा ये हो गया बायोसिक्योरिटी का, ठीक है। इसी के साथ जो तीसरा है, सबसे जो मेन चीज़ है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप एक मुसलमान हैं और जितना आपको नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, अगर आप खुदा को मानते हैं, जितना नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, इस तरह अगर आप जानवर और ख़ास तौर पे
गोट फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो आपके लिए वैक्सीनेशन भी इतना ही फ़र्ज़ है। तो अब वैक्सीनेशंस कौन कौन सी हैं? वैक्सीनेशन में एंटीरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन करते हैं, टीपीआर की वैक्सीन करते हैं, उसके बाद कंटेजियस कैप्राइन फ्लोरोनमोनिया की वैक्सीन की जाती है। इस तरह कोई 4-5 वैक्सीनें हैं जो कि नॉर्मली की जाती हैं। तो वैक्सीन के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब वैक्सीन से होता क्या है कि जो डिज़ीज़ आनी होती है, एक तो वो डिज़ीज़ नहीं आती, ठीक है, और अगर और वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट कोई थोड़ा बहुत होता है तो वो इतना ज़्यादा, जानवर को ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा, एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए आप फीड हो जाएगा बस। तो वैक्सीन करवाना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट हो गया ब्रीड सिलेक्शन का कि आपने ब्रीड लेनी कौन सी है, आप काम किस पे करना चाह रहे हैं। दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास हाउसिंग का, और तीसरा पॉइंट हो गया हमारे पास वैक्सीनेशन का। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है इन ब्रीडिंग का। जिस तरह इंसानों में, जिस तरह हम कहते हैं कि कज़न मैरिज ना करवाएं, बीमारियां ज़्यादा फैल जाएंगी, मोटापा फैल जाएगा, ब्लड प्रेशर के मरीज़ पैदा होते हैं, शुगर फैल जाएगी, डायबिटीज़ फैल जाएगी। तो इस तरह जिस तरह हम इंसानों में ये कहते हैं कि इन ब्रीडिंग ना करवाएं, बीमारियां फैलेंगी, सेम इसी तरह जानवरों में भी जो कि इफ़ेक्ट लेट आते हैं, अगर आपने इन ब्रीडिंग करते जाएंगे तो अल्टीमेटली जो आप इफ़ेक्ट्स पॉजिटिव लेना चाह रहे हैं वो कम आएंगे, और जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स साथ में आएंगे वो ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह आपने इन ब्रीडिंग नहीं करनी। अब इन ब्रीडिंग होती क्या है? इन ब्रीडिंग ये होती है कि आप एक ही बकरा आपने छोड़ दिया, वही बकरियों को लगा रहा है, उसके बाद उनकी जो आगे नस्ल आई है वही बकरा फिर लगा रहा है, फिर आगे नस्ल आ रही वही बकरा, एक ही बकरा, ब्लड लाइन जो है वो सेम टू सेम जा रही है, आपने बकरा नहीं चेंज किया। जो मुख्तलिफ फार्मर हजरात हैं गोट के, वो क्या करते हैं कि एक बार 5-6 महीने के लिए बकरा रखा, जो जानवर उस सीज़न के दरमियान आए हीट पे, उनको उसने लगा दिया उस बकरे ने, उसके बाद वो बकरा निकाल के सेल कर लेते हैं, ठीक है, एक और नया बकरा उसी नस्ल का ले आते हैं। उसके बाद जो अगले 5-6 महीने में हीट पे आएंगी वो नया बकरा लगाएगा। उसके बाद फिर ये है रोटेशनल ब्रीडिंग, कि आप बकरे को 5-6 महीने के लिए रखते हैं, उस दौरान वो जो बकरी हीट पे लगाएगा, उसके बाद अगला तो ये है रोटेशनल ब्रीडिंग। अगर इस तरह रोटेशनल ब्रीडिंग करवा के क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाए तो जानवर के जो बेनिफिट्स हैं, चाहे आप वेट गेन कराना चाह रहे हैं, चाहे आप डेयरी ब्रीड तैयार करना चाह रहे हैं, तो इस तरह आप अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकते हैं। ये बात होगी ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग की। उसके बाद फीडिंग पे आ जाते हैं। फीडिंग भी बहुत बड़ा इशू है कि जानवर का, लोगों को पता ही नहीं है कि जानवर की खुराक की ज़रूरत कितनी है, ठीक है। अगर ग्रीन फॉरेज पट्ठे वगैरह खिलाने हैं तो कितने खिलाने हैं, ठीक है। अगर वंडा डालना है तो कितना डालना है, कौन से चारा डालना है, तो ये चीज़ों के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं गोट फार्मिंग, तो आपके पास साल के लिए पूरा चारा होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन बारिश आ गई तो जी चारे का मसला बन गया, ठीक है, पट्ठे बीच में ही ख़त्म हो गए, जगह ख़त्म हो गई, तो ये वाला फीडिंग का इशू भी नहीं होना चाहिए। और आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि जानवर की खुराक की ज़रूरत कितनी, जिस ब्रीड पे आप काम करना चाह रहे हैं उस ब्रीड की खुराक की ज़रूरत ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितनी है, प्रेगनेंसी से पहले कितनी है, प्रेगनेंसी से बाद में कितनी है, बच्चे को मतलब ये जो मैनेजमेंट है सारी, इसके बारे में नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो एक कॉमन मसला बनता है लोगों के लिए, आम जो स्टार्ट कर रहे होते हैं गोट फार्मिंग, कि जो बंदे रखते हैं बंदे गायब हो जाते हैं। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो बंदा रखा बंदा गायब, और जो ऑनर होता है उसको जान के लाले पड़ जाते हैं कि अब काम कौन करेगा। तो इस तरह जब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपने बंदे भी वही रखने हैं जो आपके साथ परमानेंट चल भी सके, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना, आपका एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये हैं कुछ बेसिक नॉलेज जो गोट फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले एक शख्स को ज़रूर पता होना चाहिए। तो अगर इस पे आप 5-6 जो टिप्स हैं इनको आप फॉलो करते हैं तो मिनिमम चांसेस हैं कि आप गोट फार्मिंग से नाकाम हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।